हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट आईएमपी साइंस 2 की इस सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस पर सबसे पहला चैप्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, हेरिडिटी और इवोल्यूशन की आपको सारी की सारी वन शॉट आईएमपीज यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सो दैट आपकी लर्निंग और लर्न करने की प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए। मेन पॉइंट्स मैंने आपके लिए साइड में रखे ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में, सो दैट मेमोरी करना, याद करना आसान हो जाए। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। वन शॉट आईएमपी रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, किसी भी एग्जामिनेशंस के पहले आप 5-5 घंटे के वीडियोस नहीं देख सकते। आप आधे घंटे से 45 मिनट्स में आपको हर एक चैप्टर्स को रिवाइज करना जरूरी है। पहली बात करते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशंस की। तो देखो, हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये जो है चैप्टर, ये 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, सिर्फ 3 मार्क्स का। और ऑप्शन के साथ अगर हम बात करेंगे तो 5 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज रखता है। मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। तो इस चैप्टर से हमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करने हैं जो जरूरी है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के कंप्लीट करने हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट करने के बाद आपके पास समय बचे, पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद समय बचे तो जाओ एडवांस लेवल पे, बट फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपके बात डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में से, वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब आपके अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर थे वो आपके अंदर ट्रांसफर हुए, किसके मदद से? डीएनए के मदद से। दैट्स व्हाई डीएनए को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में एमसीक्यू में ध्यान रखने का, किसमें? एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर स्टोर होती है? जो भी प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में किस प्रकार बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ छुपी होती है? डीएनए के अंदर छुपी होती है। और ये बात आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए। कहाँ स्टोर होती है? वो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर स्टोर होती है। किधर स्टोर होती है? डीएनए के अंदर। तो लुक एट दिस, यहाँ पे आपको दिखेगा द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए। सिंथेसिस और एप्रोप्रिएट प्रोटीन। एप्रोप्रिएट प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन आपके बॉडी में जरूरत है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज नेसेसरी, जरूरी है। एप्रोप्रिएट प्रोटीन बनना हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। और ये प्रोटीन किसके मदद से सिंथेसाइज, मतलब बनता है? डीएनए के मदद से। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसके मदद से। और हेल्प कौन करता है? आरएनए बनाने में मदद करता है। मतलब आरएनए एक तरीके का, यू कैन से द मजदूर है जो सारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? ये क्वेश्चन एक चांसेस है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ध्यान दो, देखो मैंने आपके लिए शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ है, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उस इंफॉर्मेशन का मदद करे, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। वापस सुनो, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं? वापस से बोलो, सेंट्रल डोग्मा। ध्यान रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और वो मौजूद है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? समझो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको अच्छे से समझना। ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग को, लुक एट दिस, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि एमआरएनए जो, अब क्या होता है, 3 तरह के आरएनए होते हैं। कितने तरीके के आरएनए? 3 तरीके के आरएनए होते हैं। उसमें से सबसे पहला आरएनए है एमआरएनए। सबसे पहला आरएनए कौन है? एमआरएनए। तो अब एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए जो होता है इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डीएनए। अब डीएनए में ये देखो, यहाँ पे हम अपने पास डीएनए मौजूद है, यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा होगा। डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनकी एक सीक्वेंस होती है डीएनए के ऊपर। इस डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से, डीएनए में आपको पता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से कोई भी एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा एमआरएनए बनाने में। तो एमआरएनए बनाने के लिए कोई भी एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा। तो ये हमने डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड ले लिया एमआरएनए बनाने के लिए। तो डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस पे बनेगी? एमआरएनए पे बनेगी। जैसा कि थाइमिन के सामने बनेगा एडेनाइन, साइटोसिन के सामने बनेगा गुआनिन, गुआनिन के सामने बनेगा साइटोसाइन, और एडेनाइन के सामने बनेगा यूरासिल। ध्यान रखना, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है। तो यहाँ पे जरा पढ़ो, एमआरएनए, 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 यहाँ पे अच्छे से रीड करो। देखो,
mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए। न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस डीएनए पे मौजूद है उसके हिसाब से mRNA बनेगा। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ टू डीएनए, डीएनए की दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल होगा, इज यूज फॉर दिस प्रोसेस। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द mRNA बीइंग ऑलवेज प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, मतलब डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस mRNA पे बनेगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस mRNA पे बनेगी। ओके, बिसाइड देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। जैसा डीएनए के अंदर थाइमिन मौजूद होता है, आरएनए के अंदर क्या मौजूद होता है, यूरासिल होता है। मतलब जहां जहां थाइमिन आएगा डीएनए में वहां वहां हम यूरासिल लगाएंगे। समझ में आया? दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आप सिंपल सा बता सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, mRNA का बनना। सुनना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, mRNA का बनना। और mRNA कैसे बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। डीएनए के अंदर, डीएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जैसा थाइमिन है तो थाइमिन के सामने एडेनाइन आएगा, साइटोसिन के सामने क्या आएगा, ग्यूनाइन आएगा, ग्यूनाइन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन आएगा, और साइटोसिन और एडेनाइन के सामने क्या आएगा, यूरासिल आएगा। तो जो भी डीएनए के सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का जो स्ट्रैंड बनेगा उसको हम mRNA कहेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या बनता है, mRNA बनता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, mRNA बनता है डीएनए के किसी भी एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेंगे किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल डोग्मा और ट्रांसक्रिप्शन इस पेज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, चैप्टर छोटा है, 3 मार्क्स का ही वेटेज है, तो बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ पहले वो आप अच्छे से कवर कर लेना। ओके, अब बात करते हैं डैश ब्रिंग कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से कौन कोडेड मैसेज लेके आता है, अभी सीखा हमने। डीएनए से कौन कोडेड मैसेज लेके आता है, परफेक्ट, mRNA लेके आता है। कौन लेके आता है, mRNA लेके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। mRNA फॉर्म द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्मा। mRNA कहाँ बना, सेल के न्यूक्लियस में बना, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है, तो वहां पे mRNA बना। mRNA वहां से लौट के कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा। इन द कोडेड मैसेज ऑफ डीएनए, mRNA के पास क्या है, डीएनए का कोडेड मैसेज है। मैसेज कंटेन द कोड्स ऑफ अमीनो एसिड, और मैसेज के अंदर क्या है, अमीनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे लाइन में जुड़ते हैं और उनके बीच में पेप्टाइड के बॉन्ड बनते हैं, और इसी अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। तो mRNA के पास क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, उनको कैसे अरेंज करना उसके बारे में। द कोड फॉर दिस अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। इस अमीनो एसिड में क्या होता है, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, उसके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, लाइन में अरेंज होते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन बताने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड काम करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो इन 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो मतलब आप कह सकते हो कि ट्रिपलेट कोडॉन के पास एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है, एक अमीनो एसिड की, ध्यान रखना। तो मैंने बोला कि अमीनो एसिड की चेन से जुड़ के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड के पास। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बताते हैं कि भैया यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड जोड़ो, दूसरे 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बताएंगे भैया यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड जोड़ो। समझ में आ गया? तो ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या होता है, कोड फॉर ईच अमीनो एसिड। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उन 3 न्यूक्लियोटाइड के पास एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। ये है ट्रिपलेट कोडॉन की डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कि भैया हमने ट्रांसलेशन, अभी ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। अब मुझे बताओ, mRNA साइटोप्लाज्म में आ गया, mRNA के पास कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, mRNA के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है अमीनो एसिड की, जिसमें जुड़ के प्रोटीन बनने वाला है। अब अमीनो एसिड को ढूंढ के लेके आना है। अमीनो एसिड सारे के सारे कहाँ मौजूद है, अमीनो एसिड सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहे, इनको ढूंढ के लेके आना है। तो एज पर द मैसेज ऑन mRNA के पास प्रोटीन बनाने का या अमीनो एसिड का जो मैसेज है, उस मैसेज के हिसाब से अमीनो tRNA क्या करेगा, tRNA अमीनो एसिड को सप्लाई करेगा। mRNA के पास प्रोटीन बनाना या अमीनो एसिड की जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से tRNA अमीनो एसिड को ढूंढ के कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन। क्लियर है? द अमीनो एसिड इज ब्रॉट बाय द tRNA। अब जो अमीनो एसिड tRNA कलेक्ट करके लाया, टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, उन अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा किसके मदद से, उन अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से, विद द हेल्प ऑफ rRNA। दिस
The ribosomes keep on moving from the end of mRNA to the other end of distance of the one triple codon. This is called translocation. अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे जैसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा, जैसे जैसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा, ये राइबोसोम 3 कोडोन से पीछे आगे आगे मूव करते जाएगा। मतलब अमीनो एसिड जुड़ गया, चेन बन गई, अमीनो एसिड जुड़ गया, दूसरी चेन बन गई, अमीनो एसिड जुड़ गया, दूसरी चेन बन गई, और ऐसे ऐसे करते करते ये आगे आगे मूव करते जाएगा और पीछे की तरफ चेन बनती जाएगी। तो राइबोसोम कितने से मूव करेगा, एक बार जैसे एक अमीनो एसिड जुड़ा, एक अमीनो एसिड मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड से आगे शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बन रहे हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड बन रहे हैं, किसके अंदर, ट्रांसलोकेशन के अंदर। तो यहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट समझ में आएगी। लुक एट दिस, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, यहां से अच्छे से ध्यान दोगे। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में देखो क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था कि भैया डीएनए के मदद से एमआरएनए बन रहा था। ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस सेल में कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि डीएनए की मदद से एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। बात समझ में आया। दिस इज द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता था, एमआरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टीआरएनए अमीनो एसिड कलेक्ट करता था, अमीनो एसिड क्या करता था, कलेक्ट करता था। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ तक समझा। फिर आते हैं ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो भी अमीनो एसिड कलेक्ट किया है टीआरएनए ने, उस अमीनो एसिड को ज्वाइंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और ये काम कौन करता है, आरएनए करता है। और ये प्रोसेस भी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और इन तीनों प्रोसेस का होने के बाद, इन तीनों प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद क्या बन जाता है, इन तीनों प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद बन जाता है प्रोटीन। क्या बन जाता है, प्रोटीन। ध्यान रखना। तो ये बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम एक और मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। डीएनए के पास क्या होती है, डीएनए के पास होती है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, बराबर। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ गया, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से हट गया और कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया जिसकी सीक्वेंस अलग है, इस प्रकार को बोलते हैं म्यूटेशन। तो मतलब डीएनए के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आना, माइनर चेंज आना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन। तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज द माइनर चेंज विद नथिंग बट द म्यूटेशन। तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से कुछ माइनर चेंजेस आते हैं और इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से कभी कभी कुछ मेजर डिसीज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं बच्चे के अंदर। और वो डिसीज कौन सा, म्यूटेशन मेन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर वाली बीमारी हो जाती है। 9th स्टैंडर्ड में था आपको, दैट इज एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सिकल सेल एनीमिया, जो म्यूटेशन की वजह से होने वाली बीमारी है, पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आया। तो इस पेज पे हमने सारे मेन टॉपिक डिस्कस कर दिए। मैं चाहता हूं कि आप इन सारे टॉपिक्स को, जैसे कि मैंने आपको देखो ये लिख के दिया, आप ये कहीं लिख दो, सो दैट आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में लर्न करना बड़ा इजी हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में लर्न करना इजी हो जाएगा, दिमाग में रखना इजी हो जाएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे किसके बारे में बताया, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिपल कॉडन के बारे में बताया, वो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे आपको किस किस के बारे में बताया, यहाँ पे बताया अपन ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे म्यूटेशन वाली इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है मेन वाला, वो है इवोल्यूशन का यहाँ पे डेफिनेशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके रहने के तरीके में, हैबिटेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन कहते हैं। और उसको काफी लंबा समय लगता है। तो ये एक डेफिनेशन है इवोल्यूशन की। मैं भी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह फॉर्मेट में आ सकता है। ओके, फिर है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। वापस बता रहा हूँ, चैप्टर बहुत छोटा है। चैप्टर्स का छोटा नहीं, चैप्टर्स की जो वेटेज है कम है, 3 मार्क्स का वेटेज है। मतलब कोई एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, या छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 3। तो ध्यान रखना इसको, उसकी वेटेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ पहले वो अच्छे से कवर अप कर लेना। ओके आप लोग। अभी देखो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कैसे है, मतलब हमारे में जो बदलाव आए हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए, उसके क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, बराबर। तो उस एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस की हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, कि हमें कैसे पता चलता है कि हम जो हमारे एंसेस्टर बंदर थे या हमारे एंसेस्टर चिंपांजी थे, हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास एविडेंस है, हम उस ट्राई करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग आउटर अपीयरेंस पे फोकस करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, नाम याद रखना है बस। पहला एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला एविडेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम लोग किस पे फोकस करते हैं, आउटर अपीयरेंस पे, कि जैसे नाक का शेप सेम होना, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, ये आउटर स्ट्रक्चर सेम है, तो शायद इनके एंसिस्टर, इनके माता पिता, पुराने वाले माता पिता करोड़ साल पहले वाले में भी सेम रहे होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंस सेकंड वाला, एनाटॉमिकल एविडेंस में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, उनकी जॉइंट्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस में। एनाटॉमिकल एविडेंस में मतलब कैसे, कि सिमिलर यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इन द डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे आप देखो, flippers of the whale patagium are use of the each of those structure in the different in the respective animals, however there is the similarity in the structure। मतलब इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है बट इनके काम अलग अलग है। इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज होना मतलब क्या, नंबर ऑफ जॉइंट्स का सेम होना, शेप का जो सेम होना, बट इनके काम अलग अलग है अलग अलग एनिमल्स में। जैसे कि एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या क्या है, ह्यूमन हैंड, कैट्स ऑफ 4 लेग, पेटाजियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ये एनाटॉमिकल एविडेंस के एग्जांपल्स है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसा बॉक्स दिया रहेगा और बीच में लिखा रहेगा एनाटॉमिकल एविडेंस, और यहाँ पे आपको साइड में अलग अलग बॉक्स ऐसे करके रखे होंगे, तो यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए आ सकता है। जैसे कि एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या आएगा, ह्यूमन हैंड, फिर आएगा कैट्स ऑफ 4 लेग, नीचे लिख के रखा है देखो आप देख सकते हो, पेटाजियम ऑफ बैट, फिर क्या आएगा, फ्लिपर ऑफ वेल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हो, पहले भी आ चुके हैं, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आ सकता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कि ऐसा बीच में लिखा रहेगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बताओ, और ऐसे एरो करके रखा होगा। तो पहला आप एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में क्या लिखोगे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। फिर हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एविडेंस। फिर हमने क्या पढ़ा, अभी वेस्टिजियल ऑर्गन जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर कनेक्टिंग लिंक्स। तो ये कुछ आप इस तरीके से बॉक्स बनने के लिए सवाल आता है एक्टिविटी फॉर्मेट में, तो आपको इनको ध्यान रखना है अच्छा से। कभी कभी ऐसे डायग्राम दिया रहेगा और पहचानने बोलेंगे भैया बताओ ये कौन से एविडेंस है, तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस है, ऐसे नाम एक एक मार्क के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजेदार है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या, पहले वो समझो कि हमारे बॉडी के अंदर या बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो समय के साथ काम करना बंद कर देते हैं, समय के साथ काम करना बंद कर लेते हैं या काम कम करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि शायद लंबे समय तक उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए, बॉडी के अंदर या हमारे जो कंफर्ट जोन है उसके अंदर बदलाव आ चुका है, तो हम उन ऑर्गन्स के लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, तो यूज नहीं करने की वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर यूजलेस हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो जैसे कि डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन। डीजनरेटेड मतलब अभी धीरे धीरे खत्म होने आ रहे, या अंडर डेवलप है, तक पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। नेम द वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसानों के बॉडी के अंदर कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो जैसा कि टेल बोन, इंसानों के अंदर टेल बोन मौजूद है, जो इंसानों के अभी कुछ काम का नहीं है, बट दूसरे एनिमल्स के अंदर टेल बोन से टेल जुड़ी रहती है, जो उन एनिमल्स को प्लांट पे चढ़ते समय वगैरह बैलेंस करने के लिए मदद करती है। विजडम टीथ इंसानों के अंदर कुछ काम का नहीं है, कुछ एनिमल्स के अंदर अभी भी वो काम का है, जैसे कि शेर चित्ता वगैरह जो होते हैं उनके वो टीथ मांस को चबाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि मांस बड़ा हार्ड होता है, वो कच्चा खाते हैं, तो उनमें वो काम का है। बॉडी हेयर इंसानों में अभी लगभग कुछ काम का नहीं बचा है, लेकिन कुछ एनिमल्स में ठंड से बचने के लिए काम आता है। तो ये कुछ वेस्टिजियल्स ऑर्गन है जो इंसानों के अंदर अभी काम के नहीं बचे हैं, बट कुछ दूसरे एनिमल्स के अंदर काम के बचे हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ द वन ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल इन द अदर एनिमल्स। मतलब इंसान के अंदर का वेस्टिजियल ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में फंक्शनल है, उसका एग्जाम्पल बताओ। तो उसके एग्जाम्पल में पहला है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, इंसानों के अंदर यूजलेस है बट यूजफुल इन द फंक्शनल इन द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या, जो एनिमल्स गाय चारा वगैरह चरते हैं, जैसा गाय हो गई, बफेलो हो गया, इनके अंदर अपेंडिक्स काम का है। अपेंडिक्स क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ध्यान रखना इन एनिमल्स में अपेंडिक्स क्या है, बहुत ज्यादा काम का है, लेकिन इंसानों में काम का नहीं है, क्योंकि इंसान अभी डायरेक्ट कच्चा घास फूस नहीं खाते, उसको खाना पका के खाते हैं।
मसल्स ऑफ ईयर पिना, जो कान के ऊपर हमारे ईयर पिना होते हैं उसके जो मसल्स होते हैं वो इंसानों के अंदर अभी क्या हो चुके हैं, यूजलेस हो चुके हैं। लेकिन वही मंकी वगैरह के अंदर क्या होते हैं, ईयर पिना क्या होते हैं, मंकी के अंदर यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, कान को मूव करने में मदद करते हैं। कभी आपने देखा होगा मंकी के कान वगैरह ऑटोमेटिक ऐसे मूव कर देते हैं, हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक मूव नहीं कर सकते। तो ये इंसानों के अंदर अब वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करते हैं। अब सवाल आता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा डायग्राम दिया रहता है और यहाँ पे एरो करके एक्स लिखा रहेगा और बोलेगा एक्स का नाम बताओ। एक्स का नाम, एक्स का नाम नहीं, इस एक्स का नाम बताओ। तो एक्स का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, विजडम टीथ। बात समझ में आया। उसी तरीके से आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एरो करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे एरो करके आपको दिख रहा है और बोला है एक्स का नाम बताओ। तो ये क्या है, टेल बोन है। यहाँ पे देखो नीचे एरो करके लिखा और ये पूछा क्या है, ये अपेंडिक्स है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या है, तो ये है ईयर पिना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो, लुक एट दिस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा ऐसा लिखा रहेगा वेस्टिजियल ऑर्गन और आपको 2-3 वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम बताना है। ऐसा लिखा रहेगा ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन, तो आप ईयर पिना, ठीक है ना, विजडम टीथ, इस तरीके से अपेंडिक्स, ये वाले वेस्टिजियल ऑर्गन्स के क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं सब आइडिया आपको दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार के। ओके, नेक्स्ट है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। तो एविडेंस पे चौथा एविडेंस है, दैट इज पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में, वो चेकआउट करते हैं अभी हम अच्छे से। देखो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, तो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब जो भी अर्थ के अंदर बहुत लंबे समय तक कुछ भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जमीन के अंदर बरीड मतलब अंदर गड़ जाते हैं, तो उनके अवशेष हमें मिलते हैं और उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये एनिमल पृथ्वी पे इतने साल पुराना रहा होगा। उसके लिए कुछ तरीके हैं वो हम देखने वाले हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड रुमिनेंट्स एंड इंप्रेशंस ऑफ द सच ऑर्गेनिज्म रिमेन द रिजर्व अंडरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड द फॉसिल्स। इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। तो यहाँ पे फॉसिल्स का एक डेफिनेशन आ सकता है कि फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, तो वही एनिमल्स का जमीन में अंदर गड़ना, बहुत समय तक रहना, उसी को अवशेषों को हम फॉसिल्स कहते हैं। तो वो एक डेफिनेशंस के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने को आपके लिए क्वेश्चंस लिख के रखा है मैंने, लुक एट दिस, यहाँ पे आपके लिए मैंने क्वेश्चंस लिख के रखा है। व्हाट डू यू मेंट बाय फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या है, एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का महत्व बताओ। फॉसिल्स का महत्व क्या है कि फॉसिल्स के मदद से हम फॉसिल्स के मदद से हम किसी की एक एज पता कर सकते हैं कि वो जो एनिमल जमीन में गड़ा है वो कितना पुराना रहा होगा, और इंफॉर्मेशन अबाउट देयर अर्थवाइल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फॉसिल्स का यूज लिखना। राइट द नेम ऑफ मेथड यूज फॉर फाइंड द एज, कौन सी मेथड इस्तेमाल की जाती है एज पता करने के लिए, तो कार्बन डेटिंग मेथड इस्तेमाल की जाती है एज पता करने के लिए। कार्बन डेटिंग मेथड किस पे बेस है, तो कार्बन डेटिंग मेथड C14 कार्बन के रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस है। किसके ऊपर, C14 कार्बन एटम की जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो कार्बन डेटिंग मेथड निर्भर करती है। तो ये अच्छे से आप कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग मेथड को डिस्कवर करने वाले विलार्ड लीबी, रेडियो एक्टिव डीके कार्बन 14 के ऊपर ये मेथड बेस है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये ध्यान रखना, विलार्ड लेबी का नाम। फिर आते हैं हम कनेक्टिंग लिंक्स। पहले बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक और फिर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है पहले वो समझते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, यहाँ पे समझो कि कोई एक ए एनिमल है, कोई बी एनिमल है और कोई सी एनिमल है, बराबर। अब यहाँ पे ए एनिमल के बाद सी एनिमल के कैरेक्टर्स है, ए एनिमल के पास सी एनिमल के कैरेक्टर है और ए एनिमल के पास बी एनिमल के भी कैरेक्टर है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कहीं न कहीं सी और बी के शायद सेम एंसिस्टर रहे होंगे, सेम एंसिस्टर क्या होंगे, रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ए है वो सी और बी का क्या बन जाएगा, कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बन जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से हम समझते हैं, फिर मजा आएगा आपको इसको। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक में हमें क्या समझना है, जैसे कि सबसे पहला कनेक्टिंग लिंक जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लुक एट हियर, डक बिल प्लेटिपस। अब डक बिल प्लेटिपस जो होता है ये नहीं है अंडे देता है, किसके तरह अंडे देता है, रेप्टाइल्स के जैसे अंडे देता है।
और मैमल्स के जैसे इसके पास बॉडी हेयर मतलब इसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं और मेमरी ग्लैंड मतलब दूध देने वाली ग्लैंड होती है इसके पास। तो इसका मतलब जो डक बिल प्लेटिपस है ये कनेक्टिंग लिंक हो गया किसके बीच का, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का, क्योंकि इसके पास रेप्टाइल के कैरेक्टर्स भी है और मैमल्स के भी कैरेक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच का कैरेक्टर बन गया एक तरीके से डक बिल प्लेटिपस। तो ये मे भी आपको इसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जाम्पल्स बताओ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर कभी कभी इसका डायग्राम दिया रहेगा, पूछा जाएगा ये डायग्राम किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कनेक्टिंग लिंक को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम बताओ तो डक बिल प्लेटिपस। और ये किस इनके बीच के कनेक्टिंग लिंक को रिप्रेजेंट करता है, तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई डक बिल प्लेटिपस रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक को कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे बताता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बता सकते हो कि डक बिल प्लेटिपस ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स एंड हैव मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयर बॉडी हेयर लाइक मैमल्स। तो वो कनेक्टिंग लिंक को वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लंग फिश। लंग फिश कैसे करती हैं, तो लंग फिश जो होती है वो एम्फीबियंस के जैसे ब्रीथ करती है क्योंकि उसके पास लंग्स मौजूद होते हैं और वो फिश के जैसे पानी में रहती हैं। तो लंग फिश यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स हो गई एम्फीबियंस और फिशेस के बीच की। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स में हमारे पास जो है वो है दैट इज पेरिपेटस। पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। एनेलिडा क्या है, एनेलिडा के पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब बॉडी के अंदर आप यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं एनेलिडास वाले एनिमल्स के, तो इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब बॉडी में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और आर्थ्रोपोडा के जैसे उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसके लिए एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन हो गई, पेरिपेटस। तो ये मे बी नेम द ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, तो आप पेरिपेटस लिख सकते हो। एम्फीबियंस और फिशेस के बीच का तो लंग फिश लिख सकते हो। डक बिल प्लेटिपस किसके बीच का है, तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और मैं सारा आइडिया आपको दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखो कैसा है, जैसे कि आपने देखा कि जो विजडम टीथ है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो एक प्रकार का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। और तो लंग फिश क्या है, तो लंग फिश एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा विजडम टीथ हमने देखा था वेस्टिजियल ऑर्गन था, तो लंग फिश क्या था, कनेक्टिंग लिंक था। किसके बीच का था, एम्फीबियंस और फिशेस। चलो वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने सारा आइडिया आपको यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब जो अभी मैंने बताया ना पेरिपेटस के बारे में, लंग फिश के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। डक बिल प्लेटिपस के बारे में आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के कुछ पॉइंट्स। उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे। तो डार्विन हैड पब्लिश्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक पब्लिश की थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन सेज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करते हैं, भरपूर मात्रा में करते हैं, कि उनको डर रहता है कि कहीं हमारी स्पीसीज कम ना हो जाए, नॉर्मली ऐसा। ऑल ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। और जीने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म मरते दम तक झगड़ा करता है, मरने तक झगड़ा करता है, बराबर, मारा मारी करता है, खाने के लिए, पीने के लिए, जगह के लिए झगड़ते रहते हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन। इस कॉम्पिटिशन में, इस मारामारी में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जी पाएंगे जो मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव दिखाएंगे, इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। मतलब कंपटीशन जीतने के लिए समय के साथ बदलाव दिखाएंगे। अब यहाँ पे कंपटीशन का मतलब ये नहीं हाथापाती तलवार वगैरह लेके निकल रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन का मतलब है जो भी एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर अपने आप में चेंजेस दिखा देंगे तो वो जी पाएंगे, और जो नहीं दिखा पाएंगे चेंजेस, वो उस एनवायरनमेंट के कंडीशन के हिसाब से अपने स्पेसीज खो देंगे पूरी तरीके से। ऐसे उनके कुछ पॉइंट्स थे, बराबर। डार्विन थ्योरी हैज नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव वर रेज। लेकिन कुछ उसके ऊपर सवाल उठाए गए समय के साथ में कि भैया कुछ बातें गलत है, और वो गलत बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो डार्विन पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उठाए उस पर भी सवाल आ सकता है, तो वो ध्यान रखना। और डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के क्या पॉइंट्स थे, डार्विन ने क्या क्या कहा, तो उस पर भी सवाल बन सकता है। तो डार्विन पे क्या क्या पॉइंट उठाए गए, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन तो होता है, बदलाव आते हैं, बट उसके लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एकमात्र फैक्टर नहीं है जिसपे हम इवोल्यूशन की पूरी कहानी को समझा सकते हैं किसी को, ऐसा। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। बॉडी के अंदर जो यूजफुल मॉडिफिकेशन होते हैं, यूजलेस मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये भी उनका एक तरीके से क्या था, ड्रॉबैक था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स आपको डार्विन के याद रखने हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स उनके याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव तो ये हो गए, और कुछ पॉइंट्स याद रखने कि उन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया था। वो लेमार्किज्म।
लेमार्किज्म में क्या कहा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब मैंने बताया कि जो भी बॉडी के बाहर के चेंजेस होते हैं, बाहर से जो दिखते हैं, occurring in the living organism responsible for evolution is reason behind the morphological changes is activities और laziness of that organism। मतलब बॉडी के अंदर किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट में कोई बदलाव हमारे अंदर आ रहा है तो वो किसके वजह से आ रहा है, तो वो आ रहा है लेजीनेस या एक्टिविटीज के वजह से। मतलब अगर आप बॉडी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे। अगर बॉडी का आप कोई पार्ट और ऑर्गन इस्तेमाल ही नहीं करते हो लंबे समय तक तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन आपके बॉडी में डीजनरेट मतलब यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसा उनका कहना था लेमार्किज्म का कि वो एक तरीके से एक्टिविटी और लेजीनेस पे निर्भर है। इस कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन्स, तो लेमार्किज्म का दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि रीजन बिहाइंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज एंड द लेजीनेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या बताया लेमार्किज्म की थ्योरी ने, कि भैया बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो उसके एक्टिविटीज मतलब उसके काम करना, बार बार इस्तेमाल करना, या फिर लेजीनेस मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं करना उसकी वजह से। जैसे कि जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हो गई, तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्लांट्स के जो फूड्स थे, प्लांट्स की जो पत्तियां थी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी तो जिराफ गर्दन ऊंची करके खाने लगा, तो दैट्स वाई उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, द पिक्चर डिफिक्ट द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, नेम इट। मतलब ये पिक्चर क्या कर रही है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बता रही है, इसका नाम बताओ। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट को बता रहा है, ये लेमार्किज्म के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है। बराबर, एक्सप्लेन द थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कौन सी थ्योरी है, लेमार्किज्म है, और एग्जाम्पल किसका दे दोगे, जिराफ का दे दोगे, और पूरी थ्योरी का काम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जस्ट एक बार रीड कर लेना। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायग्राम दिया रहेगा और पूछेगा कि भाई ये डायग्राम कौन से थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेमार्किज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई एक्सप्लेन करो डायग्राम के बेस पे। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेमार्किज्म, ध्यान रखना। वेस्टिजियल ऑर्गन कनेक्टिंग लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन। मतलब स्पेसिएशन का मतलब होता है कि इस दुनिया में नई प्रजाति का निर्माण होना समय के साथ में। देखो एक समय तो इंसान भी इस दुनिया में नहीं थे, धीरे धीरे इंसान बने कि नहीं बने, वैसे बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज बनती रहती है हमेशा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। बट हमें उन स्पेसीज के बारे में ज़्यादा भी पता नहीं रहता, इसके लिए हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन। तो मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन। तो थोड़ा पढ़ देना। स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस fertile individuals through the natural reproductions. Each species grow in the specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive abilities and periods are different. तो थोड़ा सा जस्ट रीड कर देना, बट एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन का आ गया तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर्स के जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे जो हमने कवर अप कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि जितनी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है उन सबका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आप एक तरीके से पूरी तरीके से आप रेडी हो जाओगे इस चैप्टर्स के लिए। तो देख लेना एक बार कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन सिंथेसिस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वाला, इवोल्यूशन का डेफिनेशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में नाम याद रखना, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद है कनेक्टिंग लिंक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिंग लिंक्स, जो आपको अच्छे से करना है, मतलब करवाएं। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ओके। उसके बाद है लेमार्किज्म इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल एक बार रीड करना बनता है। स्पेसिएशन के बारे में कभी क्वेश्चन आया नहीं है बट चांसेस बन सकते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटी चैप्टर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में बताए हैं एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए वन शॉट IMPs डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना, तो आपको हेल्प हो जाएगी। और आपका कोई सजेशन है इस चैनल को लेकर तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, समय के साथ आपको कौन से वीडियोस की रिक्वायरमेंट है और आप क्या चाहते हो आप कमेंट करके बता सकते हो, फ्री फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।